हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आज बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सॉल्यूशन के मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन 41 के 41 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक करो। अभी हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बच्चों एक चीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से जितने भी थ्योरी के वीडियो है वो देख लिए हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मैं जो फार्मूलेज हैं उनको डायरेक्टली यूज़ करूँगा, उनको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि वो फार्मूला किस तरीके से डराइव होता है, कैसे आता है। तो आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहले ही आप सारे के सारे थ्योरी के टॉपिक्स कवर कर चुके हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो पहले जाके थ्योरीज के वीडियो देखो एंड देन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम सॉल्यूशन एंड देयर सॉल्ट। बेसिकली बच्चों आपको क्या क्या दे रखा है, आपको एल्यूमिनियम, आपको कॉपर, आपको दिया हुआ आयरन, आपको दिया हुआ है बच्चों मैग्नीशियम एंड जिंक, मैग्नीशियम एंड जिंक। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको उस ऑर्डर में लगाना है जिस ऑर्डर में ये एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने छोटी क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, अब उसको आपने कैसे याद किया कैसे याद नहीं किया वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आपको बताऊं तो जैसे मेरे को याद रहता है, कालू नाथ का महंगा आलू ज़रा फीका कड़वा है, उसके बाद आपके पास सिल्वर एंड गोल्ड आता है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि बच्चों आपको पता है ना कि ZnSO4 इसमें अगर आप Cu डालते हो तो आप बोलते हो कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता। लेकिन यही अगर CuSO4 है और उसकी जगह आप क्या डालो, उसमें जिंक डाल दो तो आप बोलते हो ये ZnSO4 बना ले। दैट मीन्स इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्वेश्चन भी यही पूछा है, कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा, ऑर्डर में लगाओ। तो सिंपल सी चीज़ दिख रही है आपको कि आपको क्या क्या गिवन है। एल्यूमिनियम गिवन है, आपको कॉपर गिवन है, आपको आयरन गिवन है, आपको मैग्नीशियम गिवन है, आपको जिंक गिवन है, सब कुछ पता है। तो उसी ऑर्डर में लगा दो। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, मैग्नीशियम की, उसके बाद बच्चों एल्युमिनियम की, फिर जिंक की, फिर आयरन की एंड लास्ट में क्या होगा, कॉपर। ओके, हाँ जी, तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा भी अगर कुछ है तो आप उसको आराम से अरेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चैप्टर में बच्चों ये जरूर ध्यान रखना कि आप न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कह रहा हूँ मैं, जो भी फार्मूला है वो अच्छी तरीके से देख लो क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला यूज़ होंगे। उसका कैसे एक्सप्रेशन डेरिवेशन है वो मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस में एक्सप्लेन करी हुई है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। बोलता है कि गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, आपको अरेंज करना है मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। अब जैसे बच्चों यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, K+ टू K कन्वर्ट करने के लिए जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल है सपोज दे रखा है 2.93 वोल्ट्स, ये दे रखा है। इसका सिंपल मतलब है कि आपको जितनों के लिए भी दे रखा है सबसे पहले नोट डाउन कर लो। और जब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अरेंज दीज मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, हमेशा याद रखना बच्चों, जिसकी रिड्यूसिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उसकी वोल्टेज जो होती है वो उतनी ज़्यादा नेगेटिव में होगी। दैट मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी हैं उसमें जो जितनी ज़्यादा नेगेटिव है उसका रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगा। तो आप उस ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा इसी का है। अगर मैं देखूँ तो -2.93 है, सिल्वर के लिए 0.80 है, मरकरी के लिए 0.79 है, मैग्नीशियम के लिए आपके पास -2.37 है एंड कॉपर के लिए 0.74 माइनस में। तो बच्चों किस तरीके से अरेंज करना है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाला सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम नेगेटिव, उससे कम नेगेटिव, फिर पॉजिटिव में। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता रहेगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम होती रहती है क्योंकि पॉजिटिव के केस में ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। तो
तो आप इसको भी कर लोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मेन चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखना बच्चों, कि जितना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा उतनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेरा पर्पस है बच्चों आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, ना कि एग्जैक्टली आंसर बताना आपको। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो आप खुद भी कर सकते हो इस चीज़ को, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी ज़रूरी है। तो मैं अगर जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है सिमिलर से हैं, कि एक ही क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है 3 पार्ट है, तो मैं एक आधे पार्ट करा दूंगा, दूसरा आपको खुद करना है जिस तरीके से मैंने किया उसको देख के, तो आपको फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बोलता है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन दे रखा है बच्चों आपको Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, उसके बाद क्या है Zn2 प्लस बच्चों, Zn2 प्लस प्लस आपको दे रखा है 2Ag सॉलिड। ओके, ये क्वेश्चन है, आपसे क्या बोला है कि आपसे बोला गया है बच्चों कि इसमें आपको सबसे पहले बताना है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड कौन सा है। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, देखो जब भी आपको किसी ने बोला कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है बच्चों, एनोड की बात कर रहा है। और एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है कि लूज होता है। जब गेन हो रहा होता तो उसको आप रिडक्शन बोलते हो, लॉस को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन बोलते हो। तो जिंक देखो, जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 प्लस में, तो ऑब्वियसली इसने क्या करा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, जब भी तो ये जिंक से जिंक प्लस बना, दैट मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, और एनोड है तो नेगेटिव है, पहले का आंसर। दूसरा क्या है, द कैरियर ऑफ करंट इन दिस सेल। ठीक है, कैरियर ऑफ करंट इन दिस सेल, तो सिंपल यहीं पे मैं अगर आपसे बताऊं कि सेकंड पार्ट अगर आप करोगे कैरियर ऑफ करंट इन दिस सेल, तो अगर आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव है तो आपके पास सिल्वर इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। तो हमेशा सेकंड का आंसर हो जाएगा फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, फ्रॉम Ag टू Zn हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दूसरा भी समझ आया है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे क्या बोल रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट में बोलता है इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। जब इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड की बात करता है तो सबसे पहले मैं वापस वही लिख लेता हूँ, तो Zn प्लस 2Ag। अब आपसे पूछा कि हर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है यहाँ पे आपको Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनोड पे क्या हो रहा है, तो एनोड पे हमने अभी देखा ऑक्सीडेशन होता है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एनोड का रिएक्शन हो गया। अभी आपसे पूछा कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे देखो 2Ag2 प्लस है, इसमें क्या होगा, ये रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक एक सिल्वर क्या हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक, Ag प्लस होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे Ag प्लस होगा, 2 प्लस नहीं, Ag पे प्लस होता, और तो 2 Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा और 2 सिंपल Ag सॉलिड बना लिया, तो ये आपका कैथोड रिएक्शन हो गया। तो आई होप आपको सिंपल सा है बच्चों। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स पता है इस चैप्टर के, आप देखो जाके वीडियो थ्योरी की, आपको बहुत सिंपल लगेंगे ये सारे क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बच्चों, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन। आपको 2 रिएक्शन दे रखा है, आपको पता करना है कैलकुलेट डेल्टा। ओके ठीक है, तो डेल्टा Rg0 ये, एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बोल लो। ठीक है, आपको रिएक्शन क्या दे रखा है, आपको रिएक्शन दे रखा है 2Cr सॉलिड प्लस 3 कैडमियम 3Cd2 प्लस
गिव्स 2 CR3 प्लस CD। ठीक है, अब एक पार्ट बच्चों मैं कर दूंगा, दूसरा पार्ट आप, जो इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी उसके बेसिस पे आप बड़े प्यार से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन में कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल फ्रॉम द गिवन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको ये कैलकुलेट करना, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 सेल होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, E0 सेल। अब E0 सेल अगर आपने वीडियोस देख रखी है तो E कैथोड माइनस E एनोड होता है। ठीक है, E कैथोड माइनस E एनोड होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि E कैथोड और E एनोड हमें कैसे पता होगा। तो देखो, अगर बच्चों मैं NCERT में जैसे देख रहा हूँ कि एक्सरसाइज में वैल्यू नहीं दे रखी, जब पेपर में आएगा ना तो आपको इंडिविजुअल की वैल्यू दे रखी होती है। और फिलहाल के लिए अभी आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास इस चैप्टर में चार्ट बना रखा है ना पूरा रिडक्शन पोटेंशियल का, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन की 0, ऊपर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, वो पूरा चार्ट है, वहाँ से इनकी वैल्यू आप पता कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आपको कैथोड एनोड पता करना है तो कैथोड एनोड तो मैं इससे पता कर लूँगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड पे मेरा रिडक्शन हो रहा होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो इसमें देखो क्रोमियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर आप उस चार्ट में देखोगे ना E0 वैल्यू क्रोमियम के लिए, तो क्रोमियम के वैल्यू के लिए E0 की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी होगी, दैट मीन्स CR3 प्लस 2 CR। इसकी वैल्यू देखना उस टेबल में, तो उसकी वैल्यू बच्चों आपको दे रखी होगी माइनस 0.74 वोल्ट्स। और सिमिलरली अगर आप E0 किसके लिए देखोगे, कैडमियम के लिए देखोगे, तो CD2 प्लस 2 CD, वहाँ पे सबके लिए रिड्यूसिंग पोटेंशियल दे रखा होगा, तो माइनस 0.40 वोल्ट्स हैं। तो जब एक बार मेरे को ये क्वेश्चन में नहीं दिख रहा आपको, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो ये वैल्यूज़ दे रखी होंगी, और फिलहाल के लिए आप NCERT के उस वाले टेबल से वैल्यू पता कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ थी, मेरे को E0 सेल कैलकुलेट करना था। मेरे को पता था कि E0 सेल क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। मेरे को इंडिविजुअल की वैल्यू पता चल गई, जो इस रिएक्शन में क्रोमियम और कैडमियम यूज़ हो रहा है उसके लिए क्या क्या होता है उस टेबल से, और ये वैल्यू गिवन होगी आपको। तो E कैथोड माइनस E एनोड, यहाँ पे कैथोड कौन है, रिडक्शन किसका हो रहा है, दैट मीन्स गेन कौन कर रहा है, कैडमियम गेन कर रहा है, हाँ या ना, कैडमियम गेन कर रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, E कैथोड कैडमियम है मेरा, तो माइनस 0.40 हो गया, माइनस ऑफ दूसरा ऑक्सीडेशन, तो माइनस ऑफ 0.74। ठीक है बच्चों, तो जब इसको प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस ऑफ 0.34 वोल्ट। तो जो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ बोली गई है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो तो आपने कैलकुलेट कर लिया, E0 सेल ये हो गई आपकी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे वो क्या बोलता है, आपको ये कैलकुलेट करने को बोलता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, डेल्टा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आपने अगर वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होता है डेल्टा जी की वैल्यू माइनस E0, डेल्टा G0 की वैल्यू माइनस NF E0 सेल हो गया। N कितना होगा बच्चों, अगर आप रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, आप अगर देखोगे तो अगर मैं फिर से आपके लिए लिख दूँ 2 क्रोमियम, ओके, 2 CR प्लस 3 CD2 प्लस गिव्स क्रोमियम 2 CR3 प्लस आपके पास CD है 3 CD। तो अगर आप देखोगे N क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं बच्चों, 1 पे 2 प्लस है और टोटल 3 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दैट मीन्स -6 इंटू F क्या होता है, फैराडे, एक फैराडे की वैल्यू 96500 होती है, इंटू E0 सेल 0.34। इसकी वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर अप्रॉक्सीमेटली बच्चों इसका आएगा -196.8 किलोजूल पर मोल। ठीक है, एंड लास्ट में आपको K की वैल्यू निकालने को बोली गई है। तो आपको ये भी पता होगा कि डेल्टा R0 की वैल्यू, आप एक और इक्वेशन होती है दैट इज़ -2.303 RT log K। ये सारा फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियोस में, आप देख लेना। तो आपको पता चल गई कि इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, -196.8 इक्वल्स टू -2.303
आर की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर 298 केल्विन ले लोगे स्टैंडर्ड, इनटू लॉग ऑफ के। जब सब कुछ दूसरी साइड जाएगा ना बच्चों तो लॉग ऑफ के की कुछ वैल्यू आ जाएगी और खाली आपको एंटी लॉग कैलकुलेट करना है। तो एंटी लॉग भी कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना और ये उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा तरीका पता चल गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है ना। अभी सिमिलर लाइंस पे अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है रिएक्शन, वहाँ पे रिएक्शन देखोगे तो Fe2 प्लस Ag प्लस गिव्स Fe3 प्लस Ag। तो वहाँ पे फिर दोबारा अगर आपको E0 सेल निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस के लिए क्या वैल्यू होती है E0 सेल की, एंड सिमिलरली Ag प्लस टू Ag के लिए क्या वैल्यू होती है E0 सेल की, वो आपको टेबल से मिल जाएगा। अगर वो आपको मिल गया तो E0 सेल की वैल्यू E कैथोड माइनस E एनोड करके आपको दिख जाएगा रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, वहाँ से वो वैल्यू निकाल लोगे और उसके बाद ये दोनों वैल्यू पुट करो, आपको बाकी दोनों भी आंसर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है और इसी के बेसिस पे आप सेकंड पार्ट अपने आप खुद से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार क्या होता है बच्चे जो एक सिंबॉलिक इक्वेशन दे रखी होती है उसको देख के रिएक्शन ही नहीं लिख पाते और सबसे बड़ा डाउट ही उनको यही होता है। तो हम सबसे पहले वही सीखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। आपको नर्स्ट इक्वेशन बतानी है इनकी और EMF बतानी है। नर्स्ट इक्वेशन एंड EMF सबसे पहला लेता हूँ मैं। क्वेश्चन बोलता है बच्चों आपके पास Mg सॉलिड है, ये ध्यान से देखना बच्चों, ये ना कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि ये क्या लिखा होता है और इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। Mg2 प्लस कंसंट्रेशन दे रखा है 0.001 मोलर, देन आपको दो बड़ी लाइन होगी और Cu2 प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है 0.0001 मोलर मैं नहीं लिख रहा, समझ जाना, एंड देन कॉपर सॉलिड। तो सबसे पहले इस चीज़ को देख के इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों को यही होता है। ठीक है, कि इस चीज़ को देख के इक्वेशन कैसे बनती है। तो इस चीज़ को देख के बच्चों इक्वेशन बहुत सिंपल है। आपको क्या देखना है कि Mg किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो सिंपल Mg इस साइड वाला डबल, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को। तो आपके रिएक्टेंट की साइड इधर और इधर वाली चीज़ें होंगी, प्रोडक्ट की साइड इधर एंड इधर वाली चीज़ें होंगी। तो Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स Mg2 प्लस, दैट मीन्स ये तो सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो जो भी पहले लिखा हुआ वो रिएक्टेंट की साइड आ गया, जो बाद में लिखे हुए प्रोडक्ट की साइड आ गया। तो ये तो बड़ी आसानी से आपने क्या कर लिया, इसका नर्स्ट इक्वेशन बना ली इसकी। ठीक है, नाउ बोलता है कि इसमें राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग। आपको EMF भी कैलकुलेट करना है। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बच्चों, हमने पढ़ी है, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस, अगर बच्चों नर्स्ट इक्वेशन वाली वीडियो देखोगे तो हम कुछ कॉन्स्टेंट्स आते हैं जिसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 0.059 आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हमेशा सॉलिड वालों का नहीं लेते, किसका लेते हैं, जो एक्वस में होता है। तो Mg2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, हाँ या ना। ये तो मेरी नर्स्ट इक्वेशन लिख ली मैंने। नर्स्ट इक्वेशन की वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कि E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग ऑफ Mg2 प्लस प्लस Cu2 प्लस, Mg कॉपर एंड Cu2 प्लस सॉलिड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ मैं। अब बच्चों क्या है कि अगर आपको EMF, सेल का EMF ये वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको E0 सेल चाहिए, आपको n की वैल्यू चाहिए, और कंसंट्रेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर दोगे, Mg का कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 0.001। ठीक है, और कॉपर का कंसंट्रेशन 0.0001, और n की वैल्यू अगर देखोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, Cu2 प्लस है ना, और आगे कोई नंबर भी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। दैट मीन्स सब कुछ पता है मेरे को कैलकुलेट करने के लिए, खाली E0 सेल की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब अगेन वही चीज़ आ गई कि E0 सेल की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, E0 सेल की वैल्यू अगर मेरे को नहीं पता
तो हम क्या करते हैं, वो जो जैसा मैंने बताया कि पेपर में आपको दे के रखेंगे, नहीं तो अभी चार्ट से देख लो। तो वहाँ से आपको Mg2+2 Mg की वैल्यू देखनी है और Cu2+2 Cu की वैल्यू देखनी है। तो E0 सेल जो होगी वो E कैथोड माइनस E एनोड होगी। अब सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इसका ये एनोड पे हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी ना, कॉपर 2+2 कॉपर और मैग्नीशियम 2+2 मैग्नीशियम वाली, वहाँ पे कैथोड पे क्या आ जाएगा आपका बच्चों, कैथोड किसका, कॉपर वाले सिस्टम का हो रहा है, एंड माइनस एनोड मैग्नीशियम वाले सिस्टम का। तो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अगर आप उस टेबल में देखोगे ना बच्चों, तो उस टेबल में आपको Mg2+2 Mg की वैल्यू मिलेगी -2.37, ओके, एंड कॉपर के लिए 0.34। तो कॉपर वाला मेरा क्या हो रहा है, कॉपर वाला कैथोड है, तो 0.34 माइनस ऑफ, मैं क्या करूँगा बच्चों, -2.37, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे को 2.71। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2.71 ये हो गया, इन सब को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब इन सब को सॉल्व करोगे ना, ये पूरा सॉल्व कर लोगे, लॉग वॉग कैलकुलेट कर लोगे, 10⁻3 10⁻⁻4 लॉग ले लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो अल्टीमेटली ई की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 2.68 वोल्ट्स। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि सबसे पहले इसको देख के इक्वेशन कैसे लिखते हैं और नेक्स्ट इक्वेशन में उसमें क्या क्या वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके लिखी जा सकती है, और E0 की वैल्यू मेन जो है कैसे कैलकुलेट करते हो, जो हमारे पास वो चार्ट गिवन है ना वहाँ से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन में बच्चों 4 पार्ट है और सब में आपको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दिखेगा। आपको तरीका समझ आ गया कैसे करना है। इक्वेशन अगर आपको लिखनी आ जाए तो हर क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। तो जो भी थोड़ा सा मेरे को वेरिएशन दिखता उस पर मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ। इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ तो आपको दे रखा है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे Fe सॉलिड लिखा हुआ है। Fe सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, Fe2+ में। कंसंट्रेशन दे रखा है 0.001 मोलर है, ऑब्वियसली डबल लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज हो गई। H+ कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, और उसके बाद क्या है बच्चों, H2। अब मेन चीज़ है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए पीछे एक और लाइन लगा के Pt सॉलिड दे दिया। ध्यान रखना बच्चों, Pt Pd ये सारा कभी भी है ना, तो इनको कभी भी इक्वेशन में नहीं लेते। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे पिछले इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो पिछले इक्वेशन में क्या था, हमने क्या क्या ले रखा था, मैग्नीशियम एंड, हमने क्या ले रखा था बच्चों, मैग्नीशियम एंड कॉपर। जब वहाँ पे Pt Pd नहीं लिख रखा था ना, दैट मीन्स इलेक्ट्रोड भी उन्हीं के थे। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कई बार हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे ये Pt जो है ना, वो दूसरे साइड का इलेक्ट्रोड है, ओके। तो रिएक्शन अभी भी क्या होगा, ये और ये, तो Fe प्लस H+, ये और ये गिव्स Fe2+ प्लस H2। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, है ना। तो बस अब ये हो गया। आपको पता है कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तभी H2 बना है, एंड ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो आपको पता चल गया इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। आप उस टेबल से, अब हाइड्रोजन के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल 0 होता है क्योंकि वो रेफरेंस होता है। फिर आपको Fe2+ के लिए पता करना है। तो जैसे ही आप पता कर लोगे ना उसकी वैल्यू बच्चों, तो आपको E0 सेल की वैल्यू पता चल जाएगी, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। आपका E कैथोड माइनस, तो इसका कैथोड है, ये हाइड्रोजन कैथोड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये 0 होता है रेफरेंस, माइनस जो भी उस टेबल से आपको Fe2+2 Fe की वैल्यू मिलेगी उसको पुट कर दोगे। E0 आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग ऑफ में क्या आ जाएगा बच्चों, Fe2+ का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+ का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, क्योंकि आगे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। बस आपको सॉल्व करना है, हो जाएगा, ठीक है। देन अगर आप थर्ड पार्ट की बात करोगे तो अगेन यहाँ पे सिंपल है, प्लेटिनम को फिर दोबारा दूसरी साइड दे रखा है, आप बड़ी आसानी से इसका इक्वेशन लेके सॉल्व कर लोगे। और अगर लास्ट देखोगे ना तो Pt पहले भी दे रखा है, Pt बाद में भी दे रखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, Br- जो दे रखा है, Br- Br2 कन्वर्ट हो रहा है, तो आप रिएक्टेंट की साइड क्या लिखोगे, Br- प्लस H+, है ना, जो दूसरी साइड को है, एंड
प्रोडक्ट में आपका क्या आ जाएगा, Br2 एंड H2, और उसको बैलेंस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो ना बच्चों, आप जस्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपने ऐसे बताया बट मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। बट आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इसको देख के कैसे करते हैं सॉल्व। चलो, अगर ये चीज़ सॉल्व हो गई तो हम चलते हैं। हमेशा याद रखना, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है। अगर वो चीज़ आपको आ गई तो बड़ी आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। छठे क्वेश्चन पे बोलता है इन दी बटन सेल, बटन सेल वो घड़ी वड़ी में छोटे वाले सेल लगते हैं ना, उसकी बात हो रही है। वाइडली यूज्ड इन वॉचेस, हाँ ठीक है, एंड अदर डिवाइसेस फॉलोइंग। तो ये रिएक्शन, और आपको रिएक्शन दे दिया कि Zn सॉलिड प्लस Ag2O प्लस H2O, ये बच्चों क्या करता है, Zn2+ बनाता है प्लस 2Ag सॉलिड प्लस 2OH माइनस, ठीक है। ये आपको दे दिया। डिटरमाइन, सेम क्वेश्चन है बच्चों, हाँ, एंड E0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए डेल्टा, तो आपको पता है कि -NF E0 सेल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। E0 सेल कैसे कैलकुलेट होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। तो आपको पता करना पड़ेगा इसमें कैथोड क्या है, इसमें एनोड क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर जिंक की मैं बात करूँगा तो जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया होगा, दैट मीन्स जिंक वाली चीज़ एनोड पे आ जाएगी। और सिल्वर अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा इसका रिडक्शन हुआ है, तो सिल्वर वाले सिस्टम का रिडक्शन हुआ है। तो दोनों की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ जो आपको टेबल से मिल जाएगी। तो Zn2+2 जिंक का रिड्यूसिंग पोटेंशियल बच्चों होता है -0.76, एंड जो दूसरी चीज़ बच गई जो आपका Ag2O प्लस H2O, ठीक है। इसको ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली गेन कर रहा है। अगर आप देखोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाओगे इसकी, तो अगर यहाँ पे हाँ 2Ag प्लस 2OH माइनस, इस पूरे सिस्टम के लिए जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है वो बच्चों आपका आता है 0.34 के आसपास। तो ये नोट कर लेना। अगर आपको ये चीज़ पता है कि रिड्यूसिंग पोटेंशियल मेरे को, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, दैट मीन्स 0.34 माइनस ऑफ -0.76। तो अपने आप ही E0 की वैल्यू आपको 1.1 वोल्ट के आसपास आ जाएगी, है ना। और जैसे ही आपको E0 की वैल्यू 1.1 वोल्ट आ गई, आप इसको डायरेक्टली इस वाले इक्वेशन में -NF E0 सेल में पुट कर दो। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो रहा है। F की वैल्यू 96500 और E0 की वैल्यू 1.1। आपको डेल्टा G की वैल्यू, G0 की वैल्यू फॉर रिएक्शन, R का मतलब होता है फॉर रिएक्शन, ठीक है, ये नीचे होता है सबस्क्रिप्ट में, तो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूरी तरीके से थ्योरी है। डिफाइन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फॉर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। जो भी आपको स्क्रीन पे वीडियो देख रही है, आप उस वीडियो को जाके देख लो, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्स्ट्रा भी जो डाउट होंगे, कापा क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल थ्योरी है बच्चों। आप अगर थ्योरी आपने पढ़ रखी है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। तो मैं 7th को स्किप करके 8th पे चलता हूँ। बोलता है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.248 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। अगर आपने बच्चों वीडियो देख रखी है मोलर कंडक्टिविटी वाली, तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। क्या होती है, मोलैरिटी। और अगर आपसे पूछा जाए कापा क्या होती है बच्चों, कंडक्टिविटी होती है। कापा इज नथिंग बट कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स 1 मोल कह रहा है 1 ml का जो कंडक्टिविटी होती है उसी को कापा बोलते हैं। तो आपको डायरेक्टली उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 0.0248
248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.20। ये वैल्यू दे रखी है आपको मोलैरिटी की। आप इसको कैलकुलेट करो, सिंपल आपको आंसर आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट कैलकुलेट करोगे तो आपको यही आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और यूनिट कैसे आती है इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप थ्योरी देख लेना। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत ज़्यादा, ये चैप्टर हो गया जो नेक्स्ट चैप्टर अभी हम कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपने अच्छे तरीके से थ्योरी एंड फार्मूला को ध्यान रख रखा है तो बहुत प्यार से आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ohms। What is the cell constant if conductivity if this much is, ठीक है, 0.146 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या बोला, सेल कांस्टेंट। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट बच्चों क्या होता है, जी स्टार, ठीक है, जी स्टार होता है। जी स्टार का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर आप वीडियो देखोगे जहाँ पे मैंने सेल कांस्टेंट के बारे में बताया, वहाँ पे कंडक्टिविटी इंटू कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी इंटू कंडक्टेंस ये फार्मूला होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कंडक्टिविटी 1 कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस, हाँ है ना। अब डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। कितनी वैल्यू दे रखी है, कंडक्टिविटी कितनी है, कंडक्टिविटी दे रखी है 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आपको अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो रेजिस्टेंस आपको साफ साफ दिख रहा है, 1500 दे रखा है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स क्यों, क्योंकि लेंथ अपॉन एरिया भी होता है ये, तो अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे सेंटीमीटर इनवर्स, तो यूनिट जी स्टार की हमेशा या तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स आती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज की वीडियो का देखते हैं, सिंपल है लास्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको मैं तरीका बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, आपको एक टेबल सी बना रखी है, टेबल पे आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है, आपको कंसंट्रेशन दे रखा है 0.001 0.010 एंड सो ऑन, एंड नीचे 10⁻² इंटू K पर, ये आपको बेसिकली नीचे आपको वो भी दे रखी है इसकी, ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेसिकली कंडक्टिविटी दे रखी है 1.237 11.85 इस तरीके से दे रखी है। आपको क्या बोला गया, आपको बोलता है कि ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट ऑल कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड ड्रॉ द प्लॉट। बहुत ज़्यादा सिंपल है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। K कापा की वैल्यू ये दे रखी है कंडक्टिविटी, ठीक है। जब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, मीटर इनवर्स में दे रखा है ना, आप अगर इसको किस में कन्वर्ट करना चाहो, ठीक है, दैट इज़ फाइन। तो अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर इनवर्स में 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 1.237 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स में। तो अगर आपको पता करनी है, हर कंसंट्रेशन के लिए बोला मोलर कंडक्टिविटी निकालो, तो इस कंसंट्रेशन के लिए कितना होगा, K उसको इस तरीके से लिखना सेंटीमीटर इनवर्स में, दिस इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी 0.001। इस कंसंट्रेशन के लिए पता चल गया। इस कंसंट्रेशन के लिए खाली दिस इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई दिस, तो हर कंसंट्रेशन के लिए पता चल जाएगा आपको। जब आप हर कंसंट्रेशन के लिए पता कर लोगे तो लास्ट में क्या बोलता है कि आप डेल्टा एम एंड रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। तो रूट ऑफ कंसंट्रेशन इसका रूट ले लो सबका, और वो इक्वल इंटरवल, जैसे भी इंटरवल बनते हैं उसको बना लो, और कंडक्टिविटी आपको पता है, ठीक है। आप एक जैसा भी ग्राफ बनेगा डिपेंडिंग अपॉन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप बना देना, बस खाली XY प्लॉट निकालना और आपको प्लॉट करते रहना। आपको जो अभी स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको क्या करना, आपको फॉर्मूला पता है, आपको बोला हर कंसंट्रेशन पे निकालो, ठीक है। हर कंसंट्रेशन मेरे को कंसंट्रेशन एक है और हर कंसंट्रेशन के लिए मेरे को कंडक्टिविटी गिवन है। मैं क्या करूँगा, उसको डालता रहूँगा। कापा की वैल्यू के लिए सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लूँगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है
कापा का सिग्निफिकेंस की कंडक्टिविटी व्हेन वॉल्यूम इज़ 1 मिलीलीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सबके लिए मैं कैलकुलेट कर लूँगा, और जब सबके लिए कैलकुलेट कर लूँगा तो सबके लिए मेरे को मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई, कंसंट्रेशन पता है, कंसंट्रेशन का रूट निकाल लूँगा और ग्राफ प्लॉट कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में, जैसा मैंने बोला कि फोर्थ खुद से कर लेना, क्योंकि वो सिमिलर फर्स्ट है, फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इस वाले क्वेश्चन का ये पार्ट मेरे से नहीं हुआ, मैं आपको अलग से उसको समझा दूंगा, नई वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में अगर वो एक्सप्लेनेबल हुआ तो मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो उसको नहीं सॉल्व किया जाएगा। दो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि सारे के सारे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।